हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल डियर मैम जी। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। और यह साइंस का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हम बात कर रहे हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जो अभिक्रिया होती हैं, अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है भौतिक अभिक्रिया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है और भौतिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, जिस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनाया जाता है परंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या हम कह सकते हैं कि अभिकारक जो क्रिया करते हैं, है ना, जो अभिकारक होते हैं उनसे उत्पाद बनता है और वही उत्पाद फिर अभिकारक नहीं बनता है, तो वो क्रिया जो होगी वो कौन सी क्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे कि हम बता सकते हैं दूध, अगर हम दूध से दही बना लेते हैं तो उसके बाद में हम अगर चाहें कि क्या दही से फिर दूध बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक, और ये है उत्पाद। उत्पाद के बाद में फिर वो अभिकारक जो रूप होता है उसमें नहीं बदलता है। जिस प्रकार से दूध से पनीर बनता है फिर पनीर से दूध नहीं बनता है, तो यह एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम सेकेंड पॉइंट बात करते हैं क्या, भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, तो वो जानते हैं कि भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनाया जाता है, क्या कहेंगे, जिस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनाया जाता है और उत्पाद से अभिकारक बनाया जाता है, तो वह कौन सी क्रिया होगी, भौतिक अभिक्रिया। क्योंकि इसमें जो अभिकारक हैं, अभिकारक से उत्पाद बनना है, फिर उत्पाद ही फिर अभिकारक के रूप में जो होते हैं वो फिर उसी रूप में बदल जाते हैं, तो ये कौन सी क्रिया होगी, भौतिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, भौतिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमको, जो अभिकारक होते हैं वही फिर उत्पाद के रूप में, फिर उत्पाद से अभिकारक के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, तो उसी रूप में फिर से आ जाते हैं। तो ये कौन सी क्रियाएं होती हैं, भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि हम पानी को ठंडा करते हैं, उसके बाद में बर्फ बन जाता है, फिर जो अब ये क्या हुआ, उत्पाद प्राप्त हुआ, है ना, ये अभिकारक हुआ और ये क्या हुआ, उत्पाद। अब हम उत्पाद को फिर गर्म कर देंगे तो वो क्या, फिर पानी बन जाता है। तो मतलब पहले पानी से बर्फ बना, फिर बर्फ से फिर पानी बन गया, तो क्या हुआ, ये फिर अपने अभिकारक के रूप में आ जाता है। तो यह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी, भौतिक अभिक्रिया कहलाएगी। अंडरस्टैंड। मैंने बताया आप लोगों को कि इस वीडियो में जितने भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सभी की परिभाषाएं और उसके एग्जाम्पल साथ में बताते चलती हूँ। तो अब हम इसके बाद में बात करते हैं किसकी, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। तो अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीकों के रूप में जो अभिकारक भाग लेते हैं और जो उत्पाद बनता है ना, अभिकारक और उत्पाद। अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि ये क्या है, अभिकारक हैं, ये दोनों क्या है, अभिकारक। अब उत्पाद क्या बन रहा है, ये, तो हम इसमें अभिकारक तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, ऐसे हमने यहाँ पे क्या हिंदी में लिखा है कि मैग्नीशियम और साथ में ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन्हीं को हम किस में लिखेंगे, प्रतीकों के रूप में लिखेंगे, तो वह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी, वो कौन सा समीकरण कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो हम बात करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड जब आपस में क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ऐसे इसको संतुलित करना पड़ता है, जैसे कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2, तो तब 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो यह कौन सी समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। अब इनको हम प्रतीकों के रूप में लिखे, मैग्नीशियम को Mg और ऑक्सीजन O2 होता है ना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है, तो ये हम इनके प्रतीक लिखें। तो प्रतीकों के रूप में लिखना ही, है ना,
अभिकारक और उत्पाद जो हमको दोनों प्राप्त होते हैं, ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद, हम इनको क्या किस में लिख रहे हैं, प्रतीकों के रूप में, है ना। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है तो हम Mg लिखेंगे, है ना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है तो हम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है तो हम MgO लिखेंगे। तो ये क्या हो गए, प्रतीक। अब हम इन प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद में संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? अभी जैसे कि हमने ऊपर बताया भी था कि संतुलित समीकरण जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड, इसमें पता नहीं था कि कितने इसके मोल हैं कितने उसके मोल हैं, है ना। तो इसमें संतुलित नहीं था, लेकिन ऊपर हमने संतुलित करके बताया था। तो संतुलित करना, देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। तो संतुलित समीकरण की परिभाषा क्या होगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जो अभिकारक भाग लेते हैं, अभिकारक कौन से होते हैं, जो आपस में क्रिया करते हैं और जो उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना, अभिकारक। तो यहाँ पे क्या, अभिकारक और उत्पाद, क्या बोलेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो अभिकारक होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, अभिकारक, तो यहाँ पे जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या है, अभिकारक हैं। और यहाँ पे जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन जो निकल रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, उत्पाद। तो इन सबके अभिकारकों के और उत्पादों के बराबर मोल होने चाहिए। क्या, बराबर मोल। मोल मतलब क्या होता है, परमाणु, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो जब बराबर होगा तब वो संतुलित समीकरण कहलाएगा। ओके, इसी में हम और बात करते हैं कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना तो विनाश होता है, तो हमें ये भी याद रखना है कि जो द्रव्यमान होता है वो ना तो किसी में निर्माण होता है और ना ही तो उसका विनाश होता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हम बात करते हैं क्या, कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली समीकरण को ही हम कह सकते हैं कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। तो अब हम बात करते हैं, अब हम जानेंगे कि कंकाली समीकरण क्या होता है। तो कंकाली समीकरण जो है, कंकाली समीकरण जो होती है वो असंतुलित होती है ना। तो उसे हमको संतुलित करना लिखना होता है। तो हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण असंतुलित होता है, इसे हमें संतुलित करना होता है, उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। अब जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, आपस में क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पे जो मोल जितने होने चाहिए अभिकारक में और उत्पाद में तो वो तो है नहीं, तो हमको इसको संतुलित करके लिखना होगा। तो इधर देखो मैंने संतुलित करके लिखा है, जैसे कि 2 मैग्नीशियम होंगे और ऑक्सीजन भी, तब 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के परमाणु जो होंगे और वो बनेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कह सकते हैं कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए संतुलित समीकरण करना आवश्यक होता है। किसके लिए, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए अगर समीकरण है तो उसको हमें संतुलित करना होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि एक या एक से अधिक जब आपस में पदार्थ मिल रहे हैं तो एक उत्पाद बनता है और उस उत्पाद में कोई नया उत्पाद प्राप्त होता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया। हमने एक रासायनिक अभिक्रिया पहले भी बताई थी, क्या कि जब अभिकारक से कोई उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है तो वह कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। और हम अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से बताएं, मैग्नीशियम प्लस HCl, है ना, तो यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये अभिकारक और उत्पाद हो गए। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ ली कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना, और जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे कि अभिकारक, जब अभिकारक से जो उत्पाद बनता है, उत्पाद फिर अभिकारक के रूप में नहीं परिवर्तित होता है तो वह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, है ना। अब जो रासायनिक अभिक्रिया है तो इसके प्रकार भी होते हैं, टाइप्स, है ना। तो हम
जानेंगे कि अभिकारक के कितने प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है संयोजन अपक्रिया, फर्स्ट नंबर पे है संयोजन अपक्रिया। फिर सेकेंड नंबर पे होता है वियोजन अपक्रिया। थर्ड नंबर पे बात करेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया, और प्रतिस्थापन अपक्रिया को हम विस्थापन भी अपक्रिया कहते हैं। फोर्थ नंबर पे है उभय प्रतिस्थापन, या फिर कह सकते हैं द्वितीय विस्थापन अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 4। कितने? संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, या फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया कह सकते हैं, उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें संयोजन अपक्रिया, अब जानेंगे कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है, संयोजन अपक्रिया में क्या होता है। तो इसके बाद हम ये जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ, क्या कहेंगे? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार का पदार्थ के अणु बनाते हैं, तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसको याद रखना है कि मतलब क्या होता है इसमें, है ना। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, इसमें 1 या 1 से अधिक नहीं कहा जा रहा है, क्या? 2 या 2 से अधिक, उसमें 2 हमको जरूरी है कि पदार्थ होने चाहिए, है ना, और अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अधिक नहीं ले सकते हैं, लेकिन 2 या 2 से होने चाहिए। उसके बाद में क्या कहा? 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु जब परस्पर, है ना, क्रिया करते हैं तो केवल एक ही प्रकार का, यहाँ पे सिर्फ जो उत्पाद प्राप्त होगा सिर्फ एक ही बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया। अब हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं, क्या कहेंगे? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ, है ना, 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ तो मिलेंगे, है ना, जो अभिकारक होंगे वो तो होंगे अभिकारक, जो उत्पाद बनेगा केवल एक ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें 2 या 3 बन रहे हैं, इसमें सिर्फ पॉसिबल क्या है? एक, सिर्फ एक ही बनेगा पदार्थ, जो भी बनेगा सिर्फ एक बनेगा, तो वो कौन सी क्रिया होगी? संयोजन अपक्रिया। याद रखना, संयोजन अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एक ही उत्पाद बनाते हैं, एक ही पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। अब हम सेकेंड नंबर पे बात करते हैं कि वियोजन अपक्रिया क्या है। सेकेंड नंबर पे ये तो बताया था कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या जाना था कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है। संयोजन अपक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करते थे? आपस में क्रिया करके सिर्फ एक ही पदार्थ बना देते, तो उसे हम क्या कहते थे? संयोजन अपक्रिया। अब देखते हैं कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है। तो बात करते हैं वियोजन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं कि क्या बताया गया है इसमें वियोजन अपक्रिया में। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वियोजन अपक्रिया जैसे हमारे पास कोई एक पदार्थ है ना, अगर एक पदार्थ है तो जब हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं या फिर क्रिया कर रहे हैं, तो वो जो है पदार्थ वो अपने ही जिससे वो मिलकर बना हुआ होता है, वो उसी में क्या हो जाता है? टूट जाता है, वियोजित हो जाता है ना, अपने ही अवयवों में क्या कर जाता है? टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको गर्म करेंगे, इसको ताप देंगे, तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये वियोजित हो रहा है कि नहीं? तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया। ओके, ये समझ में आया। उसके बाद में अब हम बात करते हैं किसके बारे में? वियोजन अपक्रिया जो होती है इसके भी टाइप्स होते हैं। तो इसके कितने टाइप्स हैं? इसके कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से हैं? विषमीय वियोजन और एक विद्युतीय वियोजन होता है। तो इसके बारे में भी हम साथ में जानते चलते हैं कि उष्मीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन क्या होता है। ओके, आप लोग जान गए कि वियोजन अपक्रिया के कितने, मतलब कि अपक्रिया के 2 प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक उष्मीय वियोजन होता है और एक विद्युतीय वियोजन होता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। क्या है उष्मीय वियोजन? जब किसी पदार्थ के वियोजन, जब कोई पदार्थ वियोजन होता है, वियोजित मतलब अभी हमने बताया था, है ना, वियोजन की अपक्रिया उष्मा देने पर
अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सो सिंपल, इसको तो बिल्कुल मतलब कि जो क्वेश्चन है उसी से अर्थ निकल रहा है। ऊष्मीय वियोजन, जिस जिस पदार्थ पे हम क्या दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, है ना, ताप दे के उसकी अभिक्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या कौन सी होगी अभिक्रिया? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी? ऊष्मीय। जैसे कि यहाँ पे हम कैल्शियम पोटेशियम है ना, पोटेशियम कार्बोनेट है ना, और क्या बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हमने बताया था उसके पहले। तो जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये अपने अवयवों में क्या कर जाता है, टूट जाता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोगों ने जान लिया कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता था। ऊष्मीय वियोजन में जब कोई पदार्थ को हम गर्म करते थे तब वो अभिक्रिया होती थी, उसे हम क्या कहते थे, ऊष्मीय वियोजन। अब हम सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड प्रकार कौन सा होता है, विद्युतीय वियोजन। तो विद्युतीय वियोजन क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें भी वैसे है, तो हम क्या कह सकते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक विद्युत प्रवाहित करने पर, है ना, वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर वह अपने अणु में वियोजित होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना, उसे क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन। उसे क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये सोडियम और प्लस क्लोराइड में क्या होगा, क्लोरीन में टूटेगा, अवयव में वियोजित हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद में अब हम फिर से अपने तीसरे पॉइंट पे, तो फर्स्ट हो गया था संयोजन अपक्रिया, सेकंड हो गई थी वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया के प्रकार भी हो गए दो, कौन कौन से, ऊष्मीय वियोजन और कौन से, विद्युतीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन जान गए, ऊष्मीय वियोजन जैसे कि ऊष्मा देने पर जो अवयव में विभाजित होता है ना, तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब विद्युत वियोजन जिसमें विद्युत प्रवाहित करके, है ना, वियोजन होता था तो उसे विद्युत वियोजन कहते थे। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं विस्थापन। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो अब हम बताएंगे कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया, कभी कभी विस्थापन पूछ सकता है या प्रतिस्थापन भी पूछ सकते हैं। तो सबसे दोनों हमको याद है, विस्थापन प्रतिस्थापन कोई भी पूछता है तो हमको यही परिभाषा बतानी होती है। कौन सी? जो कि हम बता रहे हैं। विस्थापन वह रासायनिक अपक्रिया है कि जिसमें यौगिकों के अणु के किसी भी परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, देखो इसमें जो विस्थापन अपक्रिया है वो हम फार्मूले से समझते हैं इसके, कि जैसे कि आयरन है ना, और क्यूप्रस सल्फाइड है ना, तो यहाँ पे क्या है, क्या बताया जा रहा है कि किसी यौगिक में, जैसे कि यहाँ पे क्यूप्रस है ना, तो यहाँ पे आयरन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट और क्यूप्रस ये अलग हो जाएगा। तो मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अदला बदली हो रहे हैं, तो ये विस्थापन कर रहे हैं। अदला बदली हो रही है कि नहीं, कि समूह में आयरन जुड़ गया और जो यहाँ पे इसमें क्यूप्रस था वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है या प्रतिस्थापन हो रहा है, अदला बदली हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहेंगे। ओके, देखो जो हम अपनी लैंग्वेज में बता रहे थे तो वो मैंने लिख भी दिया है। जैसे कि जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों या आयनों अथवा घटकों, जो मतलब घटक होते हैं, है ना, अदला बदली हो जाती है, विनिमय हो जाता है, तो उसे तथा नए यौगिक बनते हैं, नए यौगिक तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना, और क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। तो अदला बदली हमने तो बताया ना, मतलब आपस में क्या विनिमय कर लेते हैं, अदला बदली हो जाती है और नए पदार्थ भी बन जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहेंगे। ओके, तो अब फोर्थ नंबर हम बात करते हैं, क्या दिया हुआ था, उभय प्रतिस्थापन या द्वितीय विस्थापन। तो उभय प्रतिस्थापन क्या होता है, जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों के अदल बदल, है ना, या विनिमय हो जाता है तथा नए यौगिक बनाते हैं, वह क्या होगा, प्रतिस्थापन, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बदल रहा है, सल्फर के साथ क्या लग रहा है ना, और क्लोरीन के साथ, मतलब अदला बदली हो गई, इसका इसके साथ हो गया और इसका इसके साथ हो गया। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि उपापचय, उपाचयन, क्या, उपाचयन क्या होता है, तो ये जानते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, किसका, ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे हम उपाचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो कितनी इजी है, हम मतलब कि ऐसे
हम याद रख सकते हैं कि उपाचयन किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है ना। यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, तो वह क्या होता है, उपाचयन क्रिया होती है। क्या, उपाचयन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अपाचयन या अपचयन। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन की कमी हो, उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो अब इसमें दोनों अपोजिट हैं, क्या है, अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें हाइड्रोजन का योग होता था और ऑक्सीजन का योग होता था उपाचयन में, और हाइड्रोजन की कमी होती थी। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसे अपचयन क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो हमने जाना कि उपाचयन है ना, उपाचयन और अपचयन क्या है, दोनों मतलब कि विपरीत हैं। उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उपाचयन में किसकी, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो उपाचयन अपचयन ये हमने जान लिया। तो उपाचयन और अपचयन ये कौन सी क्रिया में साथ में भाग लेते हैं, तो वो हम जानते हैं कौन सी क्रिया है, ऐसी क्रिया जिसे हम दोनों साथ में देखते हैं। तो बात करते हैं, एक है अपचयोपचय या फिर रेडॉक्स अपक्रिया। अक्सर करके पूछी जाती है एग्जाम में कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन हमने अभी बताया था ना, साथ साथ होकर रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है ना, साथ साथ होते हैं, तो वहाँ पे कौन सी अपक्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। जैसे कि हम इस रिएक्शन के माध्यम से जानते हैं, इसमें जैसे कि दिया हुआ है जिंक, है ना, जिंक ऑक्साइड का जब अपचयन होता है तो जिंक जो है वो कार्बन का अपचयन करता है, और जो कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो तो वह किसमें, जिंक ऑक्साइड में अपचयित होता है तथा इसे कार्बन में उपाचयित पदार्थ है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। रेडॉक्स अपक्रिया जो दोनों साथ में होती हैं वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपचयन और उपचयन, है ना। और इसी चैप्टर में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि संरक्षण, है ना, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण क्या है। तो संक्षारण की बात करते हैं, जैसे कि जब किसी धातु, है ना, जब किसी धातु की सतह वायु, जल, किसी अन्य पदार्थ से जो वायुमंडल के चारों ओर हैं, है ना, जितने भी वायुमंडल से, तो वो अभिकर्मित हो जाते हैं, अभिकर्मित मतलब अपने आप क्रिया कर लेते हैं, हो जाते हैं, तब यह संचरित कही जाती है, तब यह कहलाती है, संचरित कहलाती है, अथवा इस पर जंग लग जाती है, जैसे कि लोहा वगैरह है ना, और ऑक्सीजन से क्रिया करे तो वो जंग में बदल जाता है, तो यह संक्षारण अपक्रिया कहलाएगी। कौन सी, संक्षारण, उसे क्या कहेंगे, संक्षारण। लास्ट में और हम एक जान लेते हैं कि विकृत गंधिता क्या है। जब वसा तथा तेल, है ना, वसा या तेल वगैरह जो होता है ना, उपाचयित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उपाचयित हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं, इनकी गंधक तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।